नमस्कार। क्या ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ब्लैकमेलिंग कर रहा है? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दलीलों के बदले ब्लैकमेलिंग की भाषा पर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को लेकर ऐतिहासिक सुनवाई का आज 5वां दिन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने एक तरफ तो ट्रिपल तलाक को मरती हुई परंपरा बताया, दूसरी तरफ यह भी कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी सेक्युलर संस्था ट्रिपल तलाक की स्क्रूटनी करती है तो मुस्लिम समुदाय भी इस मामले में अड़ सकता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि देश के सबसे बड़ी अदालत में देश का एक नामी वकील ट्रिपल तलाक के पक्ष में जो तर्क दे रहा है उसमें एक तरह से ब्लैकमेलिंग की जा रही है? क्या यह मान लिया जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ठोस और वाजिब दलील के बदले सुप्रीम कोर्ट में इमोशनल कार्ड का सहारा लेगा, खासतौर पर तब जबकि कपिल सिब्बल ने केंद्र को भी हिदायत दी कि वो ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाने की कोशिश न करें। सिब्बल ने मुस्लिम समुदाय की तुलना उन छोटे पक्षियों से भी की जिन्हें गिद्ध अपना शिकार बना लेते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि इस तरह की दलीलें देकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या साबित करना चाहता है? अगर कोई परंपरा समानता के अधिकार को चुनौती दे, महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ना करे? क्या केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहे? मुस्लिम महिलाओं को न कानूनी मदद मुहैया हो और न सरकार का सहारा मिले? जी न्यूज ट्रिपल तलाक के खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा है और हमारा मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसी दलीलों के जरिए देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज हम ताल ठोक के पूछेंगे कि क्या इन दलीलों से पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बात नहीं रख पाया तो वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया? क्या सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम कार्ड खेल रहा है? और सवाल यह भी कि मरती परंपरा के नाम पर आखिर मुस्लिम महिलाएं कब तक मरती रहेंगी? हमारी लड़ाई जो इस्लामिक कानून है उससे कतई नहीं है। ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग कंप्लीटली अन इस्लामिक है, उसको जाना चाहिए। जिस तरह से निकाह आपसी मंजूरी के साथ होता है, सभी लोगों के बीच में होता है, सबकी रजामंदी से होता है, तो मैं समझता हूँ कि तलाक भी अगर आपसी रजामंदी के साथ और सभी लोगों के बीच में अगर बैठ के की जाए तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा होगा। All unjust laws which take away equal rights from women in all communities should be removed. इस्लाम ये पहले से कहता है कि ये अनलॉफुल है, ट्रिपल तलाक इंस्टेंट में नहीं होनी चाहिए, एक साथ नहीं देनी चाहिए, तो ये तो पहले से अधिकार है। इस पे मजीद बहस करना ये मैं समझता हूँ कि वक्त ज़ाया करना है। जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने के लिए रास्ता समाज के अंदर से ही निकलना चाहिए, कुछ उन पे थोपा नहीं जाना चाहिए और मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। हमें अभी भी उम्मीद है कि कोई बहुत ही सार्थक चीज निकलेगी। जो कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, वो उससे कहीं ना कहीं समाज को उबारने में मददगार। जो भी निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, वो सबको स्वीकार करना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, मुस्लिम महिलाओं के टॉर्चर पर ब्लैकमेलिंग क्यों? दूसरा सवाल, क्या ट्रिपल तलाक पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? तीसरा सवाल, क्या ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश को गुमराह कर रहा है? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या अधूरे अधिकार से खत्म होगा ट्रिपल तलाक का अत्याचार? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। उसके पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि विश्वसनीयता की हर कसौटी पर आज की खबर पूरी तरह से खरी उतरती है। ट्रिपल तलाक पर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सारे पक्ष रखे गए उन पर बयान और एक्सपर्ट्स की राय भी हमारे पास है और इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। नाइश हसन आज हमारे साथ हैं। वो मुस्लिम विमेंस लीग की महासचिव हैं, मुसलमान औरतें नाम की पत्रिका की चीफ एडिटर भी हैं और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की आवाज उठाती हैं। फराह फैज ट्रिपल तलाक मामले में याचिका करता है, राष्ट्रवादी मुस्लिम संघ की अध्यक्ष हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ होंगे, वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। समित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आज ये सभी लोग ताल ठोक के कार्यक्रम में चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। फराह फैज जी, आप खुद इस मामले में याचिका करता है, आज जो बातें कपिल सिब्बल ने कही हैं बतौर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील, क्या आपको लगता है कि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये कहकर
कि अगर अदालत ने इसमें दखल दिया सेक्युलर कोर्ट होने के बावजूद, तो मुसलमान अड़ सकते हैं। अड़ सकते हैं का मतलब क्या है? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड शुरू से यही स्टैंड लेकर के चलता है कि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करता है, मुसलमानों को गुमराह करता है और मुसलमानों की भीड़ दिखा करके कि ये हमारे साथ हैं। वो हमेशा सत्ता में जो है अच्छी अच्छी सीटें अवेलेबल हासिल करने में कामयाब रहा है, और जो ये उसका फंडा अब नहीं चल रहा है इसलिए बिलबिला रहा है। जो कपिल सिब्बल कल तक जो है वो बार बार कोर्ट में ये दलील दे रहे थे कि कानून बनाया जाना चाहिए, कानून बनाने से कौन रोक रहा है, ये लेजिस्लेशन का काम है, इस पर कानून बनाइए। तो मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके पीसी किया था और उसमें यह कहा था कि अगर कानून बनाया गया तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे नया कुरान लिख दिया जाए और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने ये स्टैंड वहां लिया था तो कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हो गए, ये क्यों कह रहे कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक ये चार्ट दिया है और इसमें ये बताया है कि कौन जो भी रिफॉर्मेशन की बात करता है तो उसको उन्होंने कोड कर दिया कि ये जो है अहले हदीस है, ये तो दूसरे फिका से है, ये हनफी फिका का नहीं है। ये तमाम उन्होंने पूरा एक चार्ट दिया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो लोग कौम को सेक्ट्स में बांटते हैं, कौम को सेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके लिए कुरान शरीफ के चैप्टर नंबर 6 में सूरह अल-अनम में आयत नंबर 159 है कि जिसमें बिल्कुल मना किया गया है कौम को ग्रुप में बांटने में, कौम को सेक्ट्स में बांटने के लिए। तो पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या ये कुरान नहीं पढ़ा? उसको नहीं पता कि कौम को जो है सेक्ट्स में बांटना ये कतन गलत है, कतई खराब बात है। ठीक, 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं आपके पास फराह फैज जी। संबित पात्रा, आपके पास आऊं उसके पहले मैं देख पा रहा हूं इस वक्त मौलाना साजिद रशीदी साहब को। बेहतर है पहले सवाल उनसे पूछ लूं। साजिद रशीदी, मुसलमान अड़ जाएंगे, ये पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा। अड़ जाएंगे का मतलब क्या है, आप समझा सकते हैं? रोहित जी, एक तो अभी मैं ये फरहा फैज बनाम लक्ष्मी वर्मा, इनको मैं सुन रहा था अभी। ये विनोद वर्मा के साथ रहती हैं, ये कुरान का ट्रांसलेट कर रही हैं, इनकी बेटी का नाम बिंदु है, ये कुरान का ट्रांसलेट कर रही हैं। सूरह अल-अनम इन्होंने बताया कुरान के अंदर कोई सूरह अल-अनम नहीं है, इनको नहीं पता कुरान क्या है। मैं ऐसे लोगों को इसलिए मना करता हूं कि आप लोग कम से कम ऐसे लोगों को बिठाइए चैनल पर जो कुरान को सही जानते हो प्लीज़। ये कुरान का ट्रांसलेट भी गलत कर रही हैं और कुरान की सूरत का नाम भी गलत बता रही हैं। दूसरी बात, जो कपिल सिब्बल ने कहा है उनका मंशा ये है कि देखिए, हमारे पर्सनल लॉ को जिस वक्त हिंदुस्तान का संविधान बना उस वक्त निकाह, तलाक, वरासत, इन चीज़ों को संविधान से अलग करके पर्सनल लॉ के अंतर्गत रखा गया था कि ये आपका पर्सनल लॉ है, आप अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक इन पर फैसले करना। संविधान के अंदर इनको नहीं लाया गया था, इसी वजह से आज भी ये पर्सनल लॉ में है। तो आज ऐसे लोग जो अपने आप को नाजायज रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, जो समलैंगिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो यूरोपियन कल्चर यहाँ लाना चाहते हैं, वो आज डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है मुसलमान को भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लाया जाए। क्यों भाई? जब हमारा पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, सिख पर्सनल लॉ अलग है, ईसाई पर्सनल लॉ अलग है, तो आप इसको एक कैसे कर सकते हैं भाई? कुरान हमें अपना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ देता है हम तो उसी पर अमल करेंगे ना। आप इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आप सिखों की बात को मानिए या हिंदू की बात को मानिए, ठीक है, ईसाई की बात को मानिए। ठीक है मौलाना साहब, 1.5 मिनट हो गया, वापस आता हूं आपके पास, ये बताते हुए कि कहीं भी अभी तक कम से कम ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आना पड़ेगा या सिख मैरिज एक्ट के तहत आना पड़ेगा या क्रिश्चियंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बात अभी तक कहीं कम से कम हमारे सामने नहीं आई है। दूसरी चीज, मेरे 2 सवाल हैं। एक ये कि अगर निकाह कॉन्ट्रैक्ट है तो तलाक आस्था का विषय कैसे हो सकता है? ये एक बड़ी बहस का विषय है। मैं वापस इस चीज को लेके आपके पास आऊंगा। और आपने कहा संविधान में ये चीजें शामिल नहीं की गई थी जब हमको पर्सनल लॉ दिया गया। संविधान में तो ये भी नहीं था कि शनि सिंगनापुर में औरतें चली जाएंगी। संविधान में ये भी नहीं था कि जल्लीकट्टू पे बैन हो जाएगा। संविधान ने ये भी नहीं कहा था कि दही हांडे की जो हाइट है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो जब सारे आस्था के सवाल अदालत के दरवाजे आने के बाद आस्था के नहीं समाज के सवाल हो जा रहे हैं, तो आप समाज के सवाल को आस्था का सवाल कब तक बना के रख सकते हैं, ये देखने की बात है। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि अड़ जाएगा का मतलब ब्लैकमेलिंग नहीं है। क्या आप भी मानते हैं कि मुसलमान अड़ जाएंगे जब कहते हैं कपिल सिब्बल, तो वो ब्लैकमेल नहीं कर रहे या मुसलमानों को भड़का नहीं रहे?
देखिए, कपिल सिब्बल जी ने कल जब इस विषय में चर्चा किया था तो 4 बहुत बड़ी गलती की थी, जिसको आप अड़ जाना कह रहे हैं। मैं एग्जैक्ट शब्द में अंग्रेजी में क्या कहा था पढ़ देता हूं। द consequences ऑफ द कोर्ट इंटरफियरिंग इन पर्सनल लॉज वुड बी अनइमेजिनेबल। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप इस पे कानून बनाएंगे तो क्या हो जाएगा वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये धमकी है। नंबर 2, उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक ठीक वैसा ही है जैसे राम जन्मभूमि आस्था का विषय है। आप देखिए, राम और ट्रिपल तलाक को कृपया करके मत मिलाइए। अगर हम राम 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 3 बार बोलते हैं तो सुख आरंभ होता है, तलाक 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 3 बार बोलते हैं तो दुख आरंभ होता है। इसलिए राम और तलाक को मत मिलाइए। एक अत्याचार है, एक आस्था है। दूसरा विषय, इसी विषय पे कि राम आस्था का विषय है, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड राम जी के ऊपर जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेगा? वो कहेगा कि ठीक है ये आस्था का विषय है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई नहीं होनी चाहिए, आस्था का विषय है तो जमीन दे दें? वहां तो वो जाके कहता है कि ये टाइटल सूट है, ये आस्था का विषय नहीं है, और अब यहां पर बोलते हैं आखिर ये आस्था का विषय है। तीसरी बड़ी गलती कपिल सिब्बल ने की, उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक 1400 वर्षों से चला आ रहा है, इसलिए इसको छेड़ा नहीं जाना चाहिए। अरे सती प्रथा और छुआछूत भी हजारों वर्षों से चल रहे थे, उनको बंद किया ना। चौथी बड़ी गलती कपिल सिब्बल ने की, उन्होंने कहा कि कानून नहीं बनना चाहिए क्योंकि हो सकता है पार्लियामेंट में बन ही ना सके। वो कांग्रेस की तरफ से कह रहे थे, क्या ये मैं पूछना चाहता हूं। ठीक है अखिलेश जी, कपिल सिब्बल प्रोफेशनल लॉयर हैं जी, लेकिन जो बातें वो कोर्ट में कह रहे हैं हाँ, वो केवल कपिल सिब्बल की बातें समझी जाए, एक वकील की बातें समझी जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, या कांग्रेस की राय भी लगभग वही है जो उनकी है कोर्ट में? हंसी आ रही है, आप पे भी आ रही है, और अभी संबित पात्रा पे वकील किसके हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो अपने मुवक्किल की बात कहता है। वकील मुवक्किल नहीं जा पाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप हंसने के बजाय बता दीजिए ना कि आपकी पार्टी का स्टैंड ये नहीं है। मुवक्किल जो कहता है, हमारी पार्टी के स्टैंड 10 बार बताया जा चुका है, तो 11वीं बार फिर बता दीजिए। 10 बार बताया चुका है। हम राजनीति के लिए इस सब चीजों में नहीं करते हैं। हाँ, बायस जेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मानना है, हम राजनीति के लिए इसमें नहीं पड़े हैं। बीजेपी को इसमें सिर्फ राजनीति दिखती है। बहरहाल हम बहस कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो बातें यहाँ पे हो रही हैं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देश की शीर्ष अदालत, जिसका इतना दुनिया में इकलाक बुलंद है कि उसके फैसलों पे लेस मात्र भी कभी अंगुली नहीं उठी है, वहाँ चर्चा हो रही है। हर पक्ष अपना बात रख रहा है। जो भी निर्णय अदालत का आएगा, कोई ये सोच ले कि आप नहीं जानते हैं क्या हो सकता है, किसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में का संविधान का राज चलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगा उसका पालन होगा, और सबको पालन करना भी चाहिए, हर नागरिक को। यदि किसी को उसके बाद भी आपत्ति है तो फिर भी जो उससे बड़ी व्यवस्था अदालत की हो वहाँ पे जाना चाहिए, अगर है तो। लेकिन ये कोई कह दे कि अदालत हमारे दबाव में आ जाएगी या हम दबाव बना रहे हैं दबाव में आ जाएगी, ये हिंदुस्तान के अदालतों में नहीं होता रहा है। और कोई भी परंपरा अगर है तो उस परंपरा में आज बहुत बड़ी सर 1.5 मिनट हो गया। नाइश हसन जी, क्या मुसलमान औरतें इसे राजनीति से इतर देख पा रही हैं? क्या वाकई राजनीति नहीं हो रही है इस मामले में? क्या दोनों पार्टियों ने अपने आप को बराबर राजनीति से अलग रखा है इस मामले में आज तक, पिछले इतने साल में? नहीं रोहित जी, आपने जितने भी अभी एग्जाम्पल दिए मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत अच्छी बात रखी है आपने। सवाल ये है कि कपिल सिब्बल साहब जो कोर्ट में खड़े हैं, बोल रहे हैं, वो एक वकील की हैसियत से कम एक सियासतदान की हैसियत से ज़्यादा बोल रहे हैं, और वो इस देश को धमकी दे रहे हैं, जिनकी छवि बहुत ख़राब हो रही है धीरे धीरे। दूसरी बात यह है कि कपिल सिब्बल साहब जब ये कहते हैं कि इस पे कोई चेंज ना किया जाए, तो कपिल सिब्बल साहब पुराने वकील हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के पिछले 10-15 साल के हाई कोर्ट्स के जजमेंट नहीं पढ़े हैं, जिसमें लगातार कोर्ट्स ने इनकार किया है 3 तलाक को, और ऐसी पिटीशंस को रिजेक्ट किया है हाई कोर्ट्स ने। शमीम आवारा, अबरार अहमद, आप उड़ीसा का आप देखिए, उड़ीसा का एक जजमेंट बहुत अच्छा था, और तमाम जजमेंट है, मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट है। तो उन्होंने कभी तो उनके खिलाफ चैलेंज नहीं किया कि इतने सारे फैसले औरत के पक्ष में आते चले गए।
दूसरी बात यह है कि अगर वो इसको आस्था करके देख रहे हैं, तो जब हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ था, जो हिंदू धर्म में तलाक नहीं है वो हिंदू लॉ में आ गया, तो वो कैसे आया? क्या हिंदू की आस्था वर्सेस मुस्लिम की आस्था देखी जाएगी? नेक्स्ट बात यह है कि इस देश में औरतों को मुकम्मल इंसाफ तब मिलेगा कि जब एक मुस्लिम मैरिज एक्ट बनेगा। आस्था अपनी जगह है। ठीक, नाइस हसन, आपके पास वापस आता हूं। 1.5 मिनट पूरा हो गया, अब डिबेट खुल जाएगा, घड़ी नहीं रहेगी। मौलाना साहब ये बताइए, जब निकाह कॉन्ट्रैक्ट है तो तलाक आस्था का विषय कैसे है फिर? नहीं, देखिए, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तलाक आस्था का विषय इसलिए है चूंकि कुरान हमारे लिए आस्था है, हदीस हमारे लिए आस्था है, हमारा फिक़ा हमारे लिए आस्था है। निकाह कुरान से नहीं होता क्या? शादी की बात करें। निकाह कुरान के आधार पे नहीं है क्या? निकाह आप लोगों ने खुद तय किया है, कुरान में निकाह का तरीका नहीं बताया गया? नहीं, इसका मतलब देखिए, कुरान के अंदर तो इस्तंजा करने के भी अहकाम बताए हैं, क्या उसको भी हम आस्था मान लें? लेकिन तलाक को बाकायदा मुकम्मल हदीस और फिक़ा से साबित किया गया है। ये कौन सी बात है आपकी कि भाई आस्था नहीं है? कुरान मुकम्मल हमारे लिए आस्था है, कुरान मुकम्मल हमारे लिए आस्था है। नहीं भाई, जब आप इसको टुकड़ों में मत बांटिए। दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, शादी भी और तलाक भी। सुनिए, दो शादी और तलाक दोनों एक साथ जुड़े हैं ना सर? कि आप अलग अलग मानते हैं इनको? नहीं, बिल्कुल जुड़े हैं। तो शादी कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर तलाक और आस्था कैसे है, ये बता दीजिए। सुनिए, हमारे यहाँ इस्लामिक शादी में आपकी आस्था नहीं है, तलाक में आपकी आस्था है। रोहित जी, शादी में भी आस्था है। अगर शादी में आस्था न होती तो बहुत अच्छी तरीके से 3 तलाक देकर अपने आप को अलग कर लेना ना होता। हम भी फिर ऐसे ही जानवरों की तरह जिंदगी जीते। जो लोग कहते हैं जी 15-15 साल हमारी तलाक नहीं होती, 17-17 साल हमारी तलाक नहीं होती, हम भी नाजायज रिलेशनशिप में रहते, जैसे लक्ष्मी वर्मा रह रही हैं विनोद वर्मा के साथ में और बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये अरे ये नहीं, साजिद रशीदी निकाह के मौलाना साजिद रशीदी मौलाना साजिद रशीदी मौलाना साजिद रशीदी मैं कैसे नहीं कहेंगे? मौलाना साजिद रशीदी निकाह के अगर कोई मौलाना साजिद रशीदी उसको नाजायज कैसे नहीं कहेंगे? मौलाना साजिद रशीदी ये तरीका जायज नहीं है, ये तरीका जायज नहीं है। तो आप बता दीजिए कि निकाह के बगैर किसी गैर महरम के साथ रहना जायज है? नहीं तो ये मुसलमान हैं बताइए, जो तलाक बिदअत को कोर्ट में गलत कोट कर रहे हैं। ये जमीयत उलमा हिंद का रिटन सबमिशन है, ये जमीयत उलमा हिंद का रिटन सबमिशन है। अभी ऐसे मौलाना दारुल उलूम से पढ़ के आ जाते हैं जिन्हें कतई अकल नहीं है, जिन्हें यही तमीज नहीं है कि कोर्ट में क्या देना चाहिए। गलत बात कोट करेंगे तो कैसे इनका काम चलेगा? आपका कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप दो आईडी यूज कर रही हैं, आप सहारनपुर की आईडी अलग यूज करती हैं, दिल्ली की आईडी अलग यूज करती हैं, आप हिंदुस्तान को भी धोखा दे रही हैं। मैंने किसी को दो नाम आपने रखे हुए हैं, लक्ष्मी वर्मा अलग है, फरहा फैज अलग है, आपकी बेटी का नाम बिंदु है। आप मुसलमान कैसे हो सकती हैं? नाजायज रिलेशन में आप रह रही हैं, विनोद वर्मा के साथ नाजायज रिलेशन में रह रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमान कहकर इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। नाजायज रिलेशन क्या इस्लाम इजाजत देता है? शर्म आनी चाहिए आपको। इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करना चाहती है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना चाहती है। ये शो कर रहा है। शर्म कीजिए आप। मौलाना साजिद रशीदी अपनी भाषा पे लगाम रखिए। आपके एक सहयोगी इमाम बरकती अपनी इमामत गवा चुके हैं अपनी भाषा की वजह से। पहली बात, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा किसी महिला के सम्मान के साथ इस तरीके का व्यवहार आप करें। मैं आपकी आवाज बंद करा रहा हूं। साजिद रशीदी, मैं पहले भी आपको कई बार ये बता चुका हूं, अगर आप इज्जत के साथ बात कर सकते हैं तो आप रहें, वरना आप ये बता दें कि मैं टीवी पे बुलाए जाने लायक नहीं हूं। मैं भी मौलाना बरकती का ही भाई हूं, मेरे साथ भी मौलाना बरकती जैसा ही व्यवहार करा कीजिए प्लीज प्लीज। आज आपके मौलाना बरकती अपनी इमामत खो चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप होंगे ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष, मंत्री करते होंगे आपके साथ तस्वीरें पोस्ट अपनी, लेकिन मैं इस बात से घबराऊंगा नहीं। आप यहां बैठ के किसी महिला के साथ लगातार बदमिजाजी करेंगे तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। आप चाहें तो मैं आपको अभी धन्यवाद कर सकता हूं, आप उठ के जा सकते हैं। होंगे आपके पास 6 चैनल लाइन में बैठे हुए, जहां उनको आपको लाइव बैठाना है आप बैठे, वहां औरतों को गाली दे, वो आपको छूट देते हो तो देते रहे। अगर आपको ये सिखाया हो कि मौलाना हो के आपको औरतों को गाली देनी है, तो अगर आपको लगता है इनके व्यक्तित्व में कोई ऐसी चीज है, आप अदालत में जाइए, आप बोलिए कि इनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, इनकी 2 नागरिकताएं हैं, इन्होंने 2 नाम रखे हैं, ये किस धर्म की हमें जानना है। आप आरटीआई लगाइए, आप अदालत में केस दर्ज करा दीजिए, लेकिन आप टीवी पे बैठ के इस तरीके से किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। इस बात का आप ख्याल रखें। अगर आपको यही करना है तो मैं आपसे अगला सवाल लेने नहीं आऊंगा। आप चाहें तो मेरी तरफ से आपको इजाजत है, छूट है, आप जा सकते हैं।
और अगर आप तमीज से बात करें तो मैं वापस आऊंगा आपके पास। नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगा तब आपके पास। डिबेट नहीं करेगा, गेस्ट नहीं है ये, एंकर की तरह बात करे। ऐसा है मौलाना साहब, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप मेहमान की तरह बात करना सीख लीजिए पहले। मौलाना आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं आप कि ऐसे बात करेंगे लोगों से आप, वो भी टीवी पर बैठकर। संबित पात्रा, बिल्कुल सही। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास अब, और तब तक उनके पास नहीं जाऊंगा जब तक वो इज्जत से बात नहीं करेंगे इन महिला से। ये विषय नहीं है कि इनका नाम क्या है, ये याचिका करता है इस मामले में, हर रोज अदालत में खड़ी होती है। अदालत ने इनसे आज तक ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम ये बताओ पहले किसके साथ रहती हो, तुम्हारे बच्चे का नाम क्या है, तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट कहां है। अदालत अगर उनकी दलीलों को सुन रही है तो इनकी दलीलों को हम भी सुन सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी लड़ाई में जहां आप इस तरीके के पर्सनल अटैक्स कर रहे हो, फिर आप ये कहते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे। हर आदमी तो राजनीति कर रहा है, कोर्ट में वकील राजनीति कर रहा है, बाहर सरकार के प्रवक्ता राजनीति कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो मौलाना भी राजनीति की दुकान खोल के बैठ गए। देखिए, पहली बात तो है, मैं अभी डिबेट के बाद मैं जो दोनों महिलाएं यहाँ हमारे साथ डिबेट में हैं, दोनों को नमस्कार करता हूँ। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि कितना ये दुख सहती होंगी, याचिकाकर्ता बनी है या एक्टिविस्ट बनी है, न जाने इनको क्या क्या सहना पड़ रहा होगा। ये आसान लड़ाई नहीं है, पता नहीं इनके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, मगर जिस प्रकार की बदतमीजी खुलेआम टीवी चैनल पे एक मौलाना इनके साथ करके गए हैं अभी, इसी से मालूम पड़ता है कि इनको पर्दे के पीछे क्या क्या सहना पड़ता होगा। ऐसी महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ। ये आप लोग कभी भी धैर्य मत खोइएगा, ये देश और देश की महिलाएं, देश का संविधान आपके पीछे खड़ा है और खड़ा रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, देखिए, राजनीति पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। संविधान को लागू करने के लिए अगर राजनेता प्रयासरत हैं तो ये अच्छी बात है, संविधान के खिलाफ जाने के लिए अगर राजनेता प्रयासरत हैं तो ये गलत बात है। देखिए, कल कपिल सिब्बल जी ने जो कहा कि 1400 वर्ष पुराना यह रीत रिवाज है, इसलिए खबरदार जो इसके ऊपर कोई हाथ डाले, क्योंकि अगर 1400 साल पुराना रीत रिवाज को तोड़ेंगे तो इससे बिल्कुल मुसलमान समाज भड़क जाएगा। कोर्ट ने इससे पूछा उनको, कपिल सिब्बल जी को, तो ये जो 21-22 मुस्लिम देश हैं, इनमें कैसे हो गया, ये भी तो इस्लाम को मानते हैं, तो इनमें बदलाव कैसा आया, ये क्वेश्चन नंबर 1 कोर्ट ने पूछा। दूसरा बड़ी बात है कपिल सिब्बल ने, क्योंकि मेरे पास पूरा वो लिस्ट है क्या क्या जेरा हुआ था। कपिल सिब्बल ने, उनके साथ उनके एक और साथी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो भी काउंसिल है, उनका नाम है यूसुफ मुचाला। यूसुफ मुचाला जी ने कहा कोर्ट में कि हाँ, ये जो ट्रिपल तलाक है ये पाप के समान है, ये अनडिजायरेबल है। कपिल सिब्बल बोले हाँ, मैं भी मानता हूँ कि अनडिजायरेबल है। मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ, जो चीज़ अनडिजायरेबल है, जो चीज़ पाप है, वो किसी भी धर्म में आस्था कैसे बन सकता है? ठीक है, हमेशा ही आस्था सच्चा होता है, आस्था हमेशा ऊपर उठाने वाला होता है, कभी भी नीचे गिराने वाला नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान राम मोस्ट डिजायरेबल हैं, और खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ट्रिपल तलाक अनडिजायरेबल है, इसलिए मोस्ट डिजायरेबल को कभी भी अनडिजायरेबल के साथ कंपेयर मत करिए। ओके, आप सती प्रथा हटा दी अखिलेश प्रताप सिंह, इस देश के लोगों ने, सरकार ने ही उसके लिए जोर बनाया, लेकिन अदालतों पे जोर बना के सरकार ने ऐसा किया क्या? सरकार ने दहेज प्रथा को लेके कानून बनाए, वो भी एक तरह से लोगों में मान्यता में थी कि नहीं, इसको माना जाना चाहिए। बाल विवाह इस देश के लोगों ने हटाया, उसके लिए भी सरकारों ने कानून बनाए। तो क्या ट्रिपल तलाक नहीं हटा सकते? उसमें धमकी दे दी जाती है कि अड़ जाएंगे हम लोग। देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया। हर काम सरकार का थोड़ी ना होता है। ये बाल विवाह आप भूल गए, लोगों ने जागरूकता पैदा की समाज में, लोगों को समझाया, समाज में लोग समझे, उसको स्वीकारे। उस तरह से करने पे जो आनंद आएगा, किसी को आपत्ति नहीं होती है। कानून तो हर चीज का बना हुआ है, मर्डर का भी है, अभी निर्भया के बाद भी तमाम कानून आए हैं, लेकिन कितना लोग क्या करें? तो नहीं जी, वो पूरा कर ले एक बार। नहीं जी, फिर आप बोल लीजिए। जो इस समय चल रहा है, मैं अभी सुन रहा हूँ, मैं जो ये सुन रहा हूँ, वो चीज नहीं हो पाया। वो आंदोलन या मुस्लिम महिलाएं या जो लोग चाहते रहे होंगे, नहीं उनकी बात सुनी गई, या उतना बड़ा आंदोलन नहीं बना पाए होंगे, तभी तो मामला कोर्ट में आया। अगर सामाजिक स्तर पे इसका निराकरण हो गया होता तो ये मामला कोर्ट में नहीं आता। और देखिए, यही फर्क है। अभी हमारे हम लोग एक जेंडर के
विषमता ना हो। प्लीज आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? नहीं, आप पूरा कर लीजिए पहले अखिलेश जी। नाइस जी, फिर आ रहा हूं कांग्रेस पार्टी इसे जेंडर बायसनेस को देखती है कि किसी में भेद ना हो, सब बराबर हो। लेकिन वो बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी के लिए कपिल सिब्बल दिख रहे हैं, लेकिन वहीं सलमान खुर्शीद नहीं दिख रहे हैं, जिसको कोर्ट ने धर्म के तरफ से एडवाइस लेने के लिए उनको रखा है। उन्होंने जो बातें कही हैं वो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो हमारे उनके में फर्क यही है, हम चाहते हैं कि समानता मिले, वो उनको सिर्फ राजनीति करनी है। सर वो तो राम जी का नाम लेने लगे वहां जाके, नीचे के पिल्ले बताने वाले लोगों को, इनको नहीं सुनिए, जो मैंने कहा कि जो क्लाइंट कहेगा वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। सर राम के बहुत से उदाहरण मैं बताने लगूंगा। बड़े बड़े जन्मभूमि के केस को आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि आस्था का सवाल है। आप कहने लगे कि जमीन की मिल्कियत की लड़ाई है। सीता को ट्रिपल तलाक को डिफेंड करते हुए आपका आदमी वकील बन जाता है तो कहता है कि राम आस्था के प्रतीक है, वैसे ट्रिपल तलाक की भी आस्था है। हमारा आदमी है। अब आप भी इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा निष्पक्ष रहा करें। सर हमारे आदमी कह रहा हूँ, आप निष्पक्षता की परिभाषा मत बताया कीजिए, आप पार्टी को डिफेंड किया कीजिए अपनी। अरे भाई आप हरिश्चंद्र के बाद आप ही लोग हैं, दूसरा कोई नहीं। अखिलेश जी आप रहिए ना हरिश्चंद्र के बाद, मुझे नहीं रहना है। आप रहिए, आपकी तस्वीर लगाइए हरिश्चंद्र के बाद, लेकिन अपनी पार्टी को तो डिफेंड कर लीजिए। हाँ नहीं आप ही लोग रहिए। नहीं है कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के आदमी, हमारी आवश्यकता नहीं है। नहीं आपकी पार्टी के आदमी नहीं थे मंत्री आपकी सरकारों में। अरे वो हमारे पार्टी के सलमान खुर्शीद नहीं है क्या? हमारे पार्टी रिप्रेजेंट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। फेयरनेस है आपका? नहीं करते क्या आपकी पार्टी के रिप्रेजेंट दोनों? नहीं सलमान भाजपा के नेता आपकी पार्टी के, भाजपा के प्रवक्ता बने बैठे हो। नहीं है क्या आपकी पार्टी के नेता? नहीं है क्या आपकी पार्टी के नेता वो दोनों? वो मना कर दीजिए, मना करिए ना कि नहीं आपकी पार्टी के नेता। अरे वो तो सलमान खुर्शीद की बात क्यों नहीं करते हो? तो मैंने नहीं की क्या? पार्टी के नेता आप आज आए हैं, 6 दिन से बहस चल रही है। आप आज आए हैं, 6 दिन से बहस चल रही है। आप आज आए हैं, 6 दिन से बहस चल रही है। अखिलेश जी टीवी देखा कीजिए। अरुण जेटली किसके पार्टी टीवी देखा कीजिए बैठ के। अरुण जेटली, जिस दिन अरुण जेटली पे बहस होगी आ जाइएगा, अपनी पार्टी से कहिएगा आपको इस लायक समझे कि अरुण जेटली की बहस में आपको भेज दे। सुब्रमण्यम स्वामी, अपनी पार्टी से कहिएगा जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी बैठते हो आपको भेज दे सामना करने के लिए, हमें आपत्ति नहीं है। आप ही की पार्टी नहीं उतारती आपको उस दिन मैदान में जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी बैठते हैं यहाँ पे। सुब्रमण्यम स्वामी आसाराम बोला कीजिए ना सर अपनी पार्टी को कि जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी बैठते हैं यहाँ टीवी चैनलों पर आपको उतारा करे डिफेंड करने, क्यों नहीं भेजती आपको उस दिन? क्यों बैठा लेती है आपको घर पे पार्टी आपकी? क्या दिन भर तुम्हें लड़ना करिए कीजिए सामना उस दिन आके। मुद्दे से भटकाने के अलावा आप कुछ नहीं करते अखिलेश जी, कुछ भी नहीं, नुकसान पहुंचाओगे, कुछ भी नहीं करते आप अखिलेश जी। नुकसान पहुंचाओगे अखिलेश जी, नुकसान आप जो फायदा पहुंचा रहे हैं वो हमने देख लिया। भाजपा का अखिलेश जी आप जो फायदा पहुंचा रहे हैं हमने देख लिया। आपसे सीख नहीं चाहिए हमको अखिलेश जी, आपसे सीख नहीं चाहिए। आप समय जाया कर रहे हैं दर्शकों का। आप अपनी पार्टी के नेताओं को डिफेंड नहीं कर पाते, कहते हैं मैं प्रवक्ता हूं। रोहित जी प्लीज नाइस हसन बोलिए आप। मुझसे सवाल बहुत समय जाया हो गया। नाइस हसन बोलिए। बोलता हूं मैं अखिलेश जी को, रोहित जी मैं अखिलेश जी को ये कहना चाहती हूँ, जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मत बनाइए, ये महिलाओं का उठाया मुद्दा है। और जब सलमान खुर्शीद साहब जाके कोर्ट में जाके कहिए यहाँ लड़ने से कुछ नहीं होगा। लॉ मिनिस्टर थे, जब सलमान खुर्शीद साहब लॉ मिनिस्टर थे, 2 दिसंबर 2011 को 2 दिसंबर 2011 को मैं उनके पास गई थी। मेरी चिट्ठी भी पड़ी है कि आप लॉ के कोडिफिकेशन के लिए बहस चलाइए। वो लॉ मिनिस्टर थे, बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, अनसुना किया हमको। और उसके भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी, क्यों नहीं बनना चाहता हूँ याद है आपको? भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, आप सुनिए, मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं। ये औरत के सवाल है और ये चिट्ठी देखिए, ये औरत को चिट्ठी लिखी गई है। अखिलेश प्रताप सिंह 1986 से सलमान खुर्शीद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं। अगर आपको याद ना हो थोड़ा इंटरनेट पे जाइए, खंगाल लीजिए उन्होंने किस किस के मुकदमे लड़े हैं। इसलिए इस बात पे बहस में पड़ेंगे कि आपके नेता किस किस के केस लड़ रहे हैं, तो आपकी बहुत सारी परतें उखड़ाएंगी, बजाय इसके कि अपनी फजीयत करवाएं अपने नेताओं के नाम पर। अपनी पार्टी के स्टैंड को डिफेंड कीजिए कि अगर सरकार इस मामले में, सर ये कपिल सिब्बल ही थे ना, जीरो लॉस बता रहे थे 2G में, आप ही लोग बैठते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कोयला घोटाला नहीं हुआ, क्या किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ, भूल गए क्या? इसलिए छोड़ दीजिए इन बातों को, इस बात पे आइए। 3 तलाक पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? एक तरफ आप कहते हैं जेंडर बायस नहीं देखेंगे, दूसरी तरफ आप लोग खड़े हो जाते हैं शाहबानों के खिलाफ, संसद को खड़ा कर। वक्तव्य से, अपने अखलाक से,
अपने किरदार से यूरोपीय यूनियन के कल्चर को जो लोग यहाँ दोहराना चाहते हैं, जो लोग समलैंगिकता को बढ़ावा देना चाहते हैं, नाजायज रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वही लोग ना तलाक को मानते हैं ना निकाह को मानते हैं। वो निकाह को भी नहीं मानते, क्योंकि इनके यहाँ निकाह, सुनिए, इनके यहाँ तलाक बिदअत को मानने न मानने की हो रही है। जैसे अभी और तलाक बिदअत का मुझे जिक्र बताइए कुरान शरीफ में, अगर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं बताइए ना, तलाक बिदअत है कहाँ कुरान शरीफ में? आप कुरान को क्या जानेंगे, छोड़िए आप, वो पूरा कर ले। मैं आपसे कुरान पर बात भी नहीं करूंगा, मैं आपसे कुरान पर बात भी नहीं करूंगा, फिर आप बोलिएगा। मैं आपसे कुरान पर बात भी नहीं करूंगा। वो पूरा कर ले, फिर आप बोल लीजिए। कुरान का नाम भी अपनी ज़बान से मत लीजिए। पूरा कर ले अपनी बात को, फिर आप बोल लीजिएगा। आप तो कुरान का नाम भी अपनी ज़बान से मत लीजिए मौलाना साहब, प्लीज। मैं फिर उस बात को कहूंगा तो बुरा लगेगा आपको, प्लीज। फिर वही बात मैं कहना चाहता हूँ, कुरान में सुनिए, कुरान में नाजायज रिलेशनशिप में रहना हराम करार दिया गया है। अगर उस वक्त में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो भी हराम होता है, नाजायज होता है। इसीलिए हमारे निकाह का चलन है, कुरानिक है, इसीलिए तलाक है, ये भी कुरानिक है। कोर्ट ने पहले ही दिन ये कहा था कि अगर तलाक जो है कुरानिक होगा तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, दखलंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है नाइश हसन, जो औरतें ट्रिपल तलाक इंस्टेंट का विरोध कर रही हैं, तलाक बिदअत कुरानिक नहीं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम की विरोधी है, कुरान की विरोधी है और वेस्टर्न कल्चर को लाना चाहते हैं। इसके ऊपर बोलिए नाइश हसन, संबित आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। तलाक बिदअत का विरोध किया जा रहा है और वो विरोध कुरानिक नहीं है, ये विरोध कुरान खुद तलाक बिदअत को नहीं मानता। जो प्रैक्टिस है उसको सुनिए। आप ये चिट्ठी देखिए, आप ये चिट्ठी दो मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरी दो चिट्ठी देखिए। ये चिट्ठी उर्दू में है, एक लड़की को कहा गया कि हम आपको एक सुलह समझौता कराने के लिए आए हैं, और उस लड़की को नीचे साइन करवा लिया गया और कहा गया कि अब तुम्हारा तलाक हो गया, अब तुम कोर्ट नहीं जा सकती। दूसरी लड़की जो गुजराती नहीं जानती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके हस्बैंड ने आज ही मुझे कांटेक्ट किया, उसके हस्बैंड ने उसको गुजराती में लिखा और उससे कुछ और बता के साइन करवा लिया गया और कहा तुम्हारा अब तलाक हो गया। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस समाज में जारी है, इसे बंद करना निहायत जरूरी है। आप कोई रेफरेंसेस लाइए, कोई धर्म के रेफरेंसेस लाइए, पर ये प्रैक्टिसेस बंद होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सोचना है। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है तो हमें उस डायरेक्शन को समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है, वो पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है। वो तो हमारी कौम का सबसे बड़ा हकदार, सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है संबित पात्रा, सरकार कह रही है कि ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का मामला नहीं है, जैसा कपिल सिब्बल ने बनाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अल्पसंख्यक छोटी सी चिड़िया हैं और बड़े बड़े गिद्ध जो हैं इस पे नजर लगाए बैठे हैं, इनको बचने के लिए अपने कानून की जरूरत है। सरकार का जो तर्क था अदालत में, अटॉर्नी जनरल ने कहा ये अल्पसंख्यक में ही अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का मसला है, लेकिन अगर राजनीतिक सोच नहीं होगी, अगर आपको सदन में सपोर्ट नहीं होगा, तो कैसे आप लोग नया कानून ला देंगे जिसके लिए आपने कल वादा कर दिया अदालत से? देखिए, यही तो मैं कह रहा था कि कपिल सिब्बल जो हैं वो किस कैपेसिटी में वहाँ लॉयर है, क्योंकि मैं उनका हुबहू वर्ड बताता हूँ उन्होंने कल क्या कहा। There could be a situation where the parliament will fail to pass a legislation, so the court should not be forcing for a legislation. कि ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है कि पार्लियामेंट में लोग तैयार ही ना हो लेजिस्लेशन करने के लिए। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर वो क्लाइंट की तरफ से बोल रहे हैं तो उनको कैसे पता कि कुछ पार्टी के लोग ऐसे होंगे जो लेजिस्लेशन नहीं चाहेंगे। बहरहाल, बिना राजनीति करते हुए कांग्रेस के विभिन्न प्रवक्ताओं का भिन्न भिन्न मत है। हमने अभी शोभा ओझा जी को आपके चैनल पे ही सुना, उन्होंने कहा किसी प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बहुत बड़े जो बदलाव होते हैं वो अंदर से आने चाहिए, अंदर से भी आवाज उठी है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुसावरत, जिसके अंडर में जो अम्ब्रेला बॉडी है 14 मुस्लिम बॉडीज की, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इसमें भर्त्सना की है और उन्होंने कहा है कि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हो ये पूरा मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसका पूरा एक हलफनामा आज तमाम अखबारों में छप के भी आया है। दूसरी एक बड़ी बात है, देखिए, कोर्ट ने एक सवाल यह भी पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या कि निकाह के समय महिला को यह अधिकार दे दिया जाए कि वो निकाहनामा में लिख दे कि मैं इस निकाह में तलाक का प्रोविजन नहीं रखूंगी, कोई तलाक नहीं दे सकता है। तो कपिल सिब्बल जी ने कहा हाँ, ऐसा होगा तो ठीक होगा, ऐसा भी एक प्रोविजन रख सकते हैं, मगर इसके लिए हमारे जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक एफिडेविट को सामने किया, जिसमें खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा है, a Muslim man can delegate his power of pronouncing talaq to his wife or any other person.
However, such delegation does not deprive the husband of his own right to pronounce तलाक। मतलब वो ठीक है, वो मना भी कर सकता है और ये डेलीगेट किसी और को भी कर सकता है, पावर पत्नी को भी दे सकता है, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तलाक नहीं कहेगा। और दूसरी बात जो अटॉर्नी जनरल ने कहा, इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में कहा है कि महिलाओं की समझने की शक्ति और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कम होता है, इसलिए आप दो कैसे कह सकते हैं? ठीक सर, इससे आगे बढ़ रही है बातें अब तो पात्रा जी। आप तो खुद ही मानते हैं कि समझदारी कम होती है। नहीं, इससे बातें आगे बढ़ रही है। अदालत में बहुत पानी बह चुका है इस समय। ये कल का डिस्कशन है सर। कल के डिस्कशन में तो सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने ये कहा, भगवान राम की दलील दे दी उन्होंने कहा कि आस्था का प्रतीक है। और उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह आप ये कहते हैं सुबह से शाम तक कि हम जेंडर बायस के खिलाफ हैं। क्या संसद में इस मामले पर आपकी पार्टी का रुख कानून के पक्ष में रहेगा, जिसके लिए अदालत में कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि संसद में हो सकता है एक मत ना बन पाए? अखिलेश जी, आवाज आ रही मेरी? जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, आ रही है मेरी, आपकी आवाज आ रही जी, है। मेरा सवाल ये था, संसद में अगर कल को ऐसी स्थिति आती है, माननीय उच्च न्यायालय में है, जो मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए यह एक जेंडर बायस का विषय है, औरों के लिए एक राजनीतिक विषय है। तो हम राजनीतिक विषय इसको नहीं बनाना चाहते। जिनको राजनीति करनी है वो कर रहे हैं। जब प्रकरण कोर्ट में है, जब कोर्ट में, भाई इन्हीं से बुला लिया करो, बड़े सज्जन लोग हैं। जब कोर्ट में प्रकरण है तो हमें बहस करने या किसी को बहस करने से क्या लेना देना, या क्या फर्क होगा? माननीय अदालत जो फैसला करेगा अब तो उसके हाथ में चला गया है, उनकी अदालत में है। और लोगों को अदालतों से, जो जनता का अदालत है, संस्थाओं का अदालत है, उसे तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ये इन बातों से क्या लेना देना। लेकिन आज जो लोग बहुत अपने आप को दुखी दिखा रहे हैं और बड़े फेवर में खड़े दिखाई दे रहे हैं, वो अपने कुछ राजनीतिक स्वार्थ हैं। दरअसल में वो उनके इतने बड़े उनका शुभचिंतक नहीं है। ये लोग बतावे ना कि हिंदू महिलाओं, हिंदू शादी को ये क्या मानते हैं, जन्मों का रिश्ता है या कॉन्ट्रैक्ट है? अगर ये दो में से एक बतावें, क्योंकि मोहन भागवत जी आरएसएस कुछ बताता है, और वो घर में रहना है, क्या करना है, ये लोग क्या करते हैं। यही मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये इनको बच्चों की शादी में मोहन भागवत से मंत्र पढ़वाते हैं क्या? फायदे के कारण इनके सिंपैथाइजर है, इनको सिंपैथाइजर है। ये आपको क्या लगता है, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए मोहन भागवत से मंत्र पढ़वाते हैं क्या? सिंपैथाइजर नहीं है, सबको पता है। अखिलेश जी सुनिए ना, सबको आप भाई कहते तो हैं, हर चीज में उन्होंने कहा तो है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा है। आपको याद होगा ना, इंदिरा गांधी के समय में हर बात में कहा जाता था सीआईए का हाथ है। आपको हर चीज में आज मोहन भागवत का हाथ दिखता है। ट्रिपल तलाक में भी आप मोहन भागवत को ले ही आते हैं कहीं ना कहीं से। मेरा सवाल कुछ और था, आप ले गए कहीं और फिर से। मुझे ये भी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो? मैंने जवाब दिया। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो? पहले कोर्ट का फैसला आने दो। आप कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है सर, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो सर। कांग्रेस पार्टी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक चाहती है, खत्म हो या ना हो? अरे पहले ये बताओ, आप लोग क्या चाहते हैं सर? आप लोग क्या चाहते हैं सर? 3 बार बता चुके हैं। आप अपनी पार्टी की राय रखने की हिम्मत रखते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो बोलिए कि हमारे में हिम्मत नहीं है, हम राय नहीं रखेंगे, हमारा वोट बैंक खराब होता है। बोलिए ना सर। मैं पूछता हूँ ना सर, बाकी सबसे भी पूछता हूँ। आप बोलिए ना, हिम्मत है तो अखिलेश जी, अखिलेश जी हिम्मत है तो बोलिए, आपकी पार्टी क्या चाहती है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो? हम जेंडर बायस, अखिलेश जी जवाब दीजिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो? चुप रहो तो बोलूं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो? खामोश हो तो बोलूं। बोलिए ना, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो? खामोश हो तो बोलूं। खामोश हो। कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है अखिलेश जी, पार्टी को बोलिए कि अगर कॉमेडी करनी है तो कॉमेडी शो में भेजा करें आपको। जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं अगर आपके पास, तो आप खामोश रहें, बेहतर होगा। देश की जनता देख रही है आपके रवैये को और समझ में आ रहा है उनको। अदालत में आपके वकील क्या कर रहे हैं और टीवी पर पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? बोलिए ना सर, एक हाँ या ना में जवाब देना है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो या ना हो, कांग्रेस क्या चाहती है? खामोश हो ना, पहले खामोश हो जाओ तो मैं बोलूं। सुनो, मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने बार बार कहा
कि जेंडर बायस के खिलाफ हैं हम। वाणी बोलिए जल्दी से। हो गया सर। हम घड़ियाली आंसू नहीं बहाते हैं सर। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ये बोल दें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हम खत्म करना चाहते हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अखिलेश जी कि आप ये बोल दें आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को खत्म करना चाहते हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि आप ये बोल दें इन 3 औरतों के आगे कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हम खत्म करना चाहते हैं। ये जवाब संबित पात्रा समझ नहीं है तो क्या करोगे? बोलिए फराफैज। समझ नहीं है तो क्या करोगे? दिया जाना चाहिए। जब समझ नहीं है तो क्या करोगे? बोलिए फराफैज बोलिए। गवर्नमेंट ही थी जिसने समझ नहीं है तो क्या करोगे? 86 पास करवाया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर के, और उन्होंने ताहिर महमूद साहब का कोड किया हुआ ड्राफ्ट एक तरफ रख दिया और पर्सनल लॉ बोर्ड का ड्राफ्ट किया हुआ कोड को पास किया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ही थी, इसीलिए ये आज नहीं चाहती कि ये मसला डिसाइड हो, ट्रिपल तलाक जो है खत्म हो जाए, कुरान का तरीका आ जाए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट चाहेगी नहीं और हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंट में अब पूरा अपोज करेगी। ये सिर्फ यहाँ खड़े होकर के चैनल पे बैठ करके झूठे बात करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पर्याप्त से ज्यादा समय आपने लिया, उसके बाद भी आपने असल सवाल का जवाब नहीं दिया और यही वजह है कि अदालत के अंदर कपिल सिब्बल भले ही प्रोफेशनल लॉयर हो, सलमान खुर्शीद भले ही कोर्ट मित्र हो, लोगों को उनकी सारी दलीलें संविधान के पक्ष में कम और अपनी पार्टी के वोट बैंक के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं। और यूपी के चुनाव में इसी वोट बैंक के चक्कर में हाशिए पे उनकी पार्टी आ गई है, लेकिन पार्टी के नेतृत्व को और प्रवक्ताओं को भी शायद ये बात समझ में नहीं आ रही कि देश की जनता क्या चाहती है।